आज हमने स्टार्ट करना है रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेस। एसपीएम और सीपीएम इसमें दो आते हैं। तो आज हम एसपीएम से स्टार्ट करेंगे। एसपीएम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस स्टैंडर्ड प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये टेस्ट होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डायग्नोज करने के लिए यूज करते हैं एसपीएम भी और सीपीएम भी। सीपीएम मींस कलर्ड प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये दोनों टेस्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। जो एसपीएम है उसकी मिनिमम एज होती है 12 to 15 ईयर्स, यानी 12 से 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन पे अप्लाई होता है एसपीएम। और इसकी मैक्सिमम एज है 60 to 65 ईयर्स। 20, अगर आप ओवरऑल जनरली देखो तो 12 to 65 ईयर्स की एज में हम जो है एसपीएम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली एडल्ट्स में कम यूज होता है। चाइल्ड में जो जिन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उनके लिए ये ज़्यादा यूज होता है। इसमें 5 सेट्स होते हैं, A B C और D। ABCDE। जो हर सेट के अंदर 12 12 कार्ड्स होते हैं। मतलब कार्ड्स ऐसे होते हैं कि इनकी एक मैनुअल मिलता जिनको हमने मैचिंग करवानी होती है। जैसे नॉर्मल हम मैच करवाते हैं, उसके ऊपर पैटर्न बना हुआ होता है। वो हम बच्चे को कहते हैं कि पैटर्न पे जो कि मिसिंग पैटर्न है उसको मैच करें। और वो 12 कार्ड्स हर एक कार्ड में या हर एक सेट में, जैसे सेट ए है उसमें 12 कार्ड्स होंगे, बी है उसमें भी 12 होंगे, सी डी और ई इन सब में भी 12 कार्ड्स होंगे। 12 के पैटर्न बने हुए होंगे और वो बच्चे सामने मैच करवाने होते हैं। टोटल कार्ड्स 60 होते हैं। एसपीएम की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन भी और इंडिविजुअल भी। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि बच्चा खुद खुद भी अप्लाई कर सकता है। अगर मतलब बच्चे होते तो नहीं है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले इतने केपेबल, लेकिन ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन में ये होता है कि हम 2 3 बच्चों के साथ को एक साथ भी अप्लाई करवा सकते हैं। इंडिविजुअली भी हर एक बच्चे से भी करवा सकते हैं। यूजुअली क्लिनिक्स में जो यूज़ होता है वो इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ होती है। इसमें टोटल मिनिमम टाइम लगता है 1 आवर। 1 आवर के अंदर हम बच्चे को टाइम देते हैं कि 1 घंटे के अंदर वो अपने ये सारे कार्ड्स के पैटर्न को मैच करके दे। इसका रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है इसका जो वो सेट वाला भी मैं आपको बता रही थी, A to E सेट होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ऊपर बच्चे का नाम होता है, जेंडर होता है, उसकी एज होती है, स्कूल या कॉलेज में सेंटर का नाम होगा, क्लास में कौन सी में, अगर तो वो स्कूल गोइंग है तो वो कौन सी क्लास में जा रहा है, टेस्ट का टाइम किस टाइम स्टार्ट हुआ और किस टाइम एंड हुआ, टोटल टाइम उसने कितनी देर लगाई बच्चे पे टेस्ट सॉल्व करने में, ये वो भी लिखते हैं। 1 आवर स्टैंडर्ड टाइम होता है कि 1 घंटे के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। अगर किसी बच्चे पे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे में उसका जो आईक्यू लेवल है वो कम है। ये बेसिकली आईक्यू लेवल को डिटरमिन करता है कि बच्चे के अंदर आईक्यू लेवल कितना है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए नहीं, ये हम कम्युनिकेशन, जिन बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। एडीएचडी वाले बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनके लिए तो ये मस्ट यूज होता है। नीचे हम टोटल स्कोर करते हैं, परसेंटाइल लिखते हैं, ये भी मैनुअल के थ्रू लिखते हैं। डिस्क्रिपेंसीज भी लिखते हैं, डिस्क्रिपेंसीज और ग्रेड ये दोनों भी मैनुअल से हम टैली करके लिखते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे सपोज सेट ए है तो इसमें हम बच्चे के करेक्ट आंसर्स देखते हैं कि उसने कौन शीट पे कौन सा आंसर उस बच्चे ने मार्क किया। फिर इसकी आंसर की होती है, उससे मैच करके हम देखते हैं कि कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। तो फिर जितने करेक्ट होते हैं उनका यहाँ पे टोटल स्कोर लिख लेते हैं और उस सेट का टोटल स्कोर लिख लेते हैं। जैसे सेट ए है तो इसमें से 12 में से कितने करेक्ट हैं वो हम लिखेंगे। इसी तरह सेट बी में 12 में से कितने करेक्ट हैं वो हम यहाँ पे इस नीचे वाले बॉक्स में लिख लेंगे। सी डी और ई में भी ऐसे ही करते हैं। फिर जहाँ जो यहाँ पे टोटल स्कोर लिखते हैं वो हम ये जो नीचे वाले बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर हम टोटल इनको ऐड कर लेते हैं। सपोज सेट ए के अंदर टोटल करेक्ट आंसर्स हैं 10, सेट बी के अंदर टोटल हैं 11, सेट सी में 8,
डी में 6 और ई में 5। वैसे तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर जितना भी वो टोटल स्कोर आएगा 10, 5 और 8 जो हमने किया है, वो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद ये होता है डिस्क्रिपेंसीज क्या होती हैं। डिस्क्रिपेंसीज ये होती हैं कि एक जो टेस्ट है वो वो कितना उसके अंदर एक जो सेट है, सेट ए है, उसमें से कितने आंसर्स ठीक आने चाहिए। मतलब उसको हम, ये जब हम पहले पीछे वाला ये इसको प्लस करेंगे ना, सेट ए बी सी डी और ई को, हम जब इसके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट को माइनस करेंगे, तो उसमें से आंसर आना चाहिए -0, -1, +1, -2 या +1। ये वाले आंसर्स आने चाहिए। अगर तो ये आंसर आ जाते हैं तो मतलब ये है कि जो इनके करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो हमने ठीक कैलकुलेट किए हैं। अगर ये आंसर्स नहीं आते, डिस्क्रिपेंसी, हमेशा हर टेस्ट के लिए डिस्क्रिपेंसी यही होनी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये इनकरेक्ट है, फिर से दोबारा से टेस्ट एडमिनिस्टर होता। और ये वैल्यूज होती हैं डिस्क्रिपेंसीज की, 0 से लेकर +2 तक। 0, -1, -2, +1, +2। और वो ऐसे ही होता है कि ये हम नंबर ऑफ देखते हैं कि सेट में से कितने करेक्ट आंसर्स बच्चे ने दिए हुए थे। अब ये आंसर की है सेट की। जैसे उसने लिखा हुआ है कि सेट ए में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके उसके करेक्ट उसका करेक्ट ऑप्शन है 4। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का, सेट ए का ही क्वेश्चन नंबर 2 की करेक्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है 5। 3 का 1, 4 का 2, और इस तरह से करके ये आंसर की दी हुई है कि कौन से आंसर्स करेक्ट है। तो हमने ये करना होता है कि ये वाले करेक्ट आंसर्स और जो बच्चे ने आंसर दिया हुआ है उससे हमने मैच करना होता है, और फिर हमने माइनस कर देना होता है टोटल स्कोर में से नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया? फिर हमने टोटल स्कोर देखना होता है कि, और टोटल स्कोर हम ये देखते हैं कि बच्चे की एज और उसका जो टोटल स्कोर उसने दिया है, वो जो हम पूरे सारे सेट ए से लेके सेट ई तक जो हम टोटल देते हैं, टोटल करते हैं, वो वाला स्कोर हम मैच कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर बच्चा है 10 ईयर्स का, ये एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर ही ये 11.5 से लेकर 11.5 से लेकर 65 ईयर्स तक होता है। तो ये मतलब जो बच्चा 12 साल का होगा उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर तो जो उसकी एज है, जो उसका टोटल स्कोर है वो आया 10, जो हमने सेट ए से लेके सेट बी तक, सेट ई तक हमने टोटल स्कोर किया था, तो उसका 10 आया है। तो उसमें से हमने देखना होता है कि सेट ए में से सेट ए का कौन सा आंसर करेक्ट है। उसकी टोटल एज है, ये जो 10, 15, 20, 25 है, ये उसकी एज है बच्चे की। तो हमने ये मैच करना होता है। जैसे सपोज अगर बच्चा 15 ईयर्स का है, तो हमने ये देखना है कि 15 ईयर्स में सेट ए के लिए कौन सा आंसर, कितने आंसर करेक्ट होना चाहिए, वो 9 है। फिर सेट बी के लिए 6 होना चाहिए, वो हमने उस एज रेंज के अकॉर्डिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 15 ईयर्स का था तो 8, बी के लिए 4, सी के लिए 2, डी के लिए 1, ई के लिए कोई भी नहीं, 0। इस तरह हमने मैच कर लेना होता है। फिर हमने ये देखना होता है कि टोटल स्कोर बच्चे ने कितना किया है, और उसमें से हम डिस्क्रिपेंसीज लिख लेते हैं। फिर ये एक और टेबल होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड और ग्रुप टेस्ट। ये तब हमने यूज़ करना है अगर हमने ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन की है, मतलब बच्चे हमने ज़्यादा लिए हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे लिए हैं। वैसे यूजुअली होता नहीं है, इंडिविजुअल ही होती है, लेकिन कभी कभी अगर हम ग्रुप भी कर लें तो तब हम ये वाला टेबल यूज़ करते हैं। और इसका भी टेबल यूज़ करने का क्राइटेरिया वही वाला है। फिर इसके बाद आता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड और ग्रुप टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। इसमें जो बच्चों वाला है उसके लिए हम ये वाला टेबल यूज करेंगे। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज देखेंगे बच्चे की क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि उसका परसेंटाइल क्या है। सपोज बच्चे ने जो टोटल आंसर सेट ए से ई तक
इसकी डिस्क्रिपेंसी भी नॉर्मल आई है, +1 -1 0 +2 -2। और उसने जो टोटल स्कोर दिया है वो आता है, सपोज हमारे पास आ रहा है, जो उसकी बच्चे, सॉरी, बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 8 इयर्स सपोज। तो हम उसका फिर टोटल स्कोर देखेंगे कि टोटल स्कोर कौन सा था, कितना है। फिर हम टोटल स्कोर के करीब करीब जाके इसका परसेंटाइल देखते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं आती लेकिन करीब आती है। मतलब अगर सपोज टोटल स्कोर आया 30, तो फिर उसका जो परसेंटाइल उसका हम ये देखेंगे कि 30, और बच्चा 8 साल का है, 8 साल का बच्चा, तो उसका जो पर स्कोर बनेगा वो 34 बनेगा, क्योंकि 30 और 34 क्लोज क्लोज है। तो 34 बनेगा और फिर उसका परसेंटाइल हो जाएगा 90। यहाँ से हमने नियरेस्ट नंबर देखना है और फिर यहाँ यहाँ पे उसका परसेंटाइल देख लेंगे। अब जब हमने परसेंटाइल भी देख लिया, और ये बाकी एजेस के लिए, अगर कोई एडल्ट हम ले रहे हैं जो कि 20 to 65 ईयर्स की एज का है, ये परसेंटाइल वाला टेबल हम उसके लिए यूज करेंगे। अब अगर 90 परसेंटाइल है तो इसकी ग्रेडिंग ऐसे होगी कि हमने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखना है कि इसकी ग्रेडिंग क्या है। वो आगे नेक्स्ट में दी हुई है। जैसे अब ग्रेड नंबर 1, अगर सपोज ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक इसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 तब आएगा अगर परसेंटाइल 95th परसेंटाइल होगा या उससे ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, अगर उसका स्कोर 95th परसेंटाइल या उससे ऊपर का है। वो हमने ऐसे ही देख लेना है अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो, उसमें बच्चे का बन रहा था 90th परसेंटाइल था। तो वहां पे उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी, यही वाली काउंट होगी। या तो 95th होना चाहिए या 95th के करीब करीब होगा। और ग्रेड 2 तब होगा जब बच्चे का परसेंटाइल 75th परसेंटाइल या 70 या उससे ऊपर होगा। तो फिर जो टेस्ट की इंटरप्रिटेशन बनेगी वो ये होगी कि डेफिनेटली अबव एवरेज इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। और अगर बच्चा 90th परसेंटाइल पे है तो ग्रेड 2+ हो जाएगा। और उसकी इंटरप्रिटेशन यही बनेगी, डेफिनेटली अबव एवरेज इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इसी तरह अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल 25th या 75th परसेंटाइल या उससे ऊपर का बनता है तो ग्रेड नंबर 3 होगा, और इसकी इंटरप्रिटेशन होगी इंटेलेक्चुअली एवरेज। और अगर किसी का परसेंटाइल 50th या 50th से, 50th मीन्स मिडिल, 50th या उससे ऊपर का बनता है, थोड़ा सा ऊपर, तो वो ग्रेड 3+ होगा। और इंटरप्रिटेशन इसकी सेम होगी, इंटेलेक्चुअली एवरेज। फिर अगर किसी का परसेंटाइल 50 से कम है तो वो 3- होगा और इंटरप्रिटेशन उसकी सेम होगी, इंटेलेक्चुअली एवरेज। इसी तरह अगर किसी का परसेंटाइल आता है 25th से कम या फिर 25th परसेंटाइल, जब हम काउंट करेंगे वो एज के अकॉर्डिंग, स्कोर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, तो फिर उसका ग्रेड नंबर 4 हो जाएगा और उसकी इंटरप्रिटेशन होगी डेफिनेटली बिलो एवरेज इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इसी तरह अगर किसी का परसेंटाइल 10th या उससे कम आता है तो वो 4- होगा ग्रेड, और इसकी इंटरप्रिटेशन सेम होगी 4 वाली। और अगर किसी का परसेंटाइल 5 या उससे भी कम आता है तो वो इंटेलेक्चुअली डेफिसिट होगा। यूजुअली जिन बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिवियर वाली होती है, जो सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, उनकी उनके इंटेलेक्चुअल जो लेवल होता है, ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेड नंबर 5 होता है, इंटेलेक्चुअली डेफिसिट होते हैं। यहाँ पे हमारा सीपीएम, सॉरी, एसपीएम खत्म हो गया। अब इसके मैं आपको टेस्ट दिखा देती हूँ कि टेस्ट कैसा कैसा होता है। यहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो कर सकते हैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आई इंटरप्रिटेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी चीज को।
आप लोगों की सिर्फ क्लास अटेंड नहीं करनी होती है, क्लास में पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने जो बताया है वो समझ भी आया या नहीं आया। नहीं आया, अगर नहीं आया तो भी आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी सी SPM वाला टेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है, वो मैं आपको उसकी PDF भेज दूंगी क्लास के बाद। वैसे वो टेस्ट है ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी स्लाइड्स के अंदर दिखाया था। फिर इसके बाद यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अगर नहीं है तो फिर मैं CPM वाला कर स्टार्ट कर देती हूँ। CPM भी SPM की तरह का ही है, बस उसमें ये डिफरेंस है कि CPM की एज एज रेंज जो है वो थोड़ी सी कम है। SPM एडल्ट्स के लिए यूज होता है और CPM जो है वो बच्चों के लिए यूज होता है। ओके। CPM जो है वो उसको कहते हैं कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें ये होता है कि वैसे तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होते हैं, उसमें ये तीनों टेस्ट आते हैं, CPM SPM और APM। CPM SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, CPM कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और APM एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं। जैसे अगर कोई ये भी एडल्ट में यूज होता है, अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह की कोई वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी डिग्रीज ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाईली हाईली क्वालिफाइड है, उनके लिए ये टेस्ट यूज होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज किया नहीं जाता। CPM हम क्यों अप्लाई करते हैं? वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि हम बच्चों की नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई कर सकें, उनका IQ लेवल डिटरमिन कर सकें कि उनका एक IQ लेवल कैसा है। CPM के अंदर तीन सेट्स होते हैं, सेट A B और सेट B। और हर सेट में 12 प्रॉब्लम्स या 12 स्टेटमेंट्स होती हैं। इसमें भी पिक्चर्स होती हैं जो हम बच्चे को कहते हैं कि मैच करके बताएं। कलर्ड पिक्चर्स होती हैं या पैटर्न्स बने होते हैं, जिसमें से जैसे कोई मिसिंग होगा, कोई मिसिंग होगा, मतलब एक अगर पैटर्न बना हुआ है तो उसमें से कोई एक पार्ट नहीं फिल हुआ होगा, वो नीचे फिर ऑप्शंस दी होंगी, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उस तरह की ऑप्शंस दी होंगी। तो बच्चा मैच करके बताएगा कि यहाँ पे मिसिंग वाले में कौन सा मैच होता है। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि हमने मिसिंग पीस बच्चे को कहना होता है कि वो मैच करे, और करेक्ट 6 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन उसने बतानी होती है। इसकी एज रेंज है 5.5 to 11.5। 11.5 से लेके 11.5 वाले बच्चों पे जिनकी एज है, ये इस एज रेंज के बच्चों पे ये अप्लाई होता है। इसकी रिस्पांस शीट में आता है नेम, जेंडर, एज, स्कूल, ग्रेड, उसका जिस क्लास में वो है। इसी तरह SPM की तरह स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और टोटल टाइम उसने जितना लगाया टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, हम वो लिखते हैं। इसका भी 1 घंटा टाइम होता है। रिकॉर्डिंग इसकी ऐसे करते हैं कि बच्चे की हम रिस्पॉन्सेज देख लेते हैं, सेट A B और B में उसने किस तरह से फिल किया है। स्कोरिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि पहले वो मैच करता है, पहले हम रॉ स्कोर्स होते हैं, फिर उसको हम कंपेयर करते हैं। इसकी शीट्स डिफरेंट होती हैं, और जो करेक्ट आंसर होते हैं उसके आगे या तो टिक लगा देते हैं या तो ट्रू लिख देते हैं, और इनकरेक्ट के आगे या तो क्रॉस लगा देते हैं या तो फॉल्स F लिख देते हैं।
फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं उनका रॉ स्कोर तीनों सेट्स का। डिस्क्रिपेंसी एनालिसिस कैसा होता है, फिर हम इसकी डिस्क्रिपेंसीज निकलती हैं, फिर डिस्क्रिपेंसी से हम फिर मैच कर लेते हैं कि क्या टेस्ट स्कोर आया, और फिर उसके बाद जो एनालिसिस होता है वो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग होता है। डिस्क्रिपेंसी एनालिसिस में एक्सपेक्टेड स्कोर कॉम्पोजिशन के टेबल से हम इस बच्चे का टोटल स्कोर देखते हैं, उसमें से करेक्ट एक्चुअल स्कोर को जो आंसर की में दिया हुआ है, एक्चुअल स्कोर को उसका ऑब्टेन्ड, जैसे हम नॉर्मल जो अगर हम मार्क्स चेक कर रहे हो, स्कोरिंग कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही स्कोरिंग करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मार्क्स में से टोटल मार्क्स मार्क्स को हम माइनस कर देते हैं। इसकी डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल वैसी ही है जैसे इसकी थी, एसपीएम की थी। अगर नहीं ठीक आती तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गलत हुई है, बच्चे ने नहीं, जो थेरेपिस्ट है उसने स्कोरिंग में गलती कर दी है। इसके बाद परसेंटाइल और ग्रेडिंग ऐसे होती है कि ग्रेड 1 अगर 95th परसेंटाइल है या उससे कम है तो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। ग्रेड 2 तब होता है अगर अगर उसका 50th परसेंटाइल हो। ग्रेड 3 अगर 50th से कम है तो एवरेज होगा उसका इंटेलेक्चुअल लेवल। ग्रेड 4 तब होगा अगर वो 25th परसेंटाइल से नीचे है। और ग्रेड 5 इंटेलेक्चुअली डेफिसिट तब होगा अगर वो फिफ्थ फिफ्थ परसेंटाइल से भी नीचे है, उसका जो परसेंटाइल आया है वो फिफ्थ परसेंटाइल से भी नीचे है, तो वो फिर इंटेलेक्चुअली डेफिसिट होगा। स्कोरिंग मेथड इसमें हम स्कोरिंग की से जो रॉ स्कोर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, करेक्ट रिस्पॉन्सेज में से इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को माइनस करते हैं हर सेट के, पर टोटल स्कोर हम तीनों का टोटल स्कोर लिख लेते हैं, फिर वो हम मैच करते हैं। इसमें अगर किसी भी बच्चे की जो दो होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों के लिए सीपीएम और एसपीएम दोनों में। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने उसका ग्रेड मेंशन करना होता है, और ग्रेड के अकॉर्डिंग जो उसकी इंटरप्रिटेशन बनी है वो लिखनी होती है। जैसे यहाँ यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, दी हुई है कि कोर फॉलोइंग इन फिफ्थ परसेंटाइल ग्रेड 5 में इंडिकेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि अगर किसी का फिफ्थ परसेंटाइल है, ग्रेड नंबर 5 है, ग्रेड जरूर लिखना होता है, फिफ्थ परसेंटाइल भी लिखना है और ग्रेड भी लिखना है, और आगे इसकी इंडिकेशन। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने उसकी डिस्क्रिपेंसीज लिख लेनी होती है, टोटल स्कोर लिखना होता है और उसका ग्रेड लिखना होता है। ये हमारा सीपीएम था। इसके बाद कल मैंने आपको कहा था कि वे केस रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि केस रिपोर्ट कैसे बनती है, और इसमें हम ये सीपीएम एसपीएम को कैसे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी हमारे दो टेस्ट रहते हैं, एबल्स एबल्स एफल्स और पोर्टेज गाइड। ये दोनों करवाने के बाद मैं फिर अगर टाइम हुआ तो फिर मैं केस रिपोर्ट भी आपको बता दूंगी कि वो कैसे बनती है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग को आवाज आ रही है? मुझे लगता है आप लोग सो के क्लास लेते हो। ऑनलाइन क्लास का ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। मैं दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ थोड़ी देर तक, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मेरी एक क्वेरी है। हमारा मैं जिस सेंटर में जॉब कर रही हूँ मैं उसका नेम तो मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जाता पेरेंट्स के साथ ज़्यादा डिस्कशन के लिए। इवन कुछ बच्चों की तो हिस्ट्री तक नहीं हमें बताई जाती है, जस्ट थोड़ी बहुत जो ऑनर है हमारी वो करके तो हम्म। हमें
देती हैं कि इस बच्चे का ये इशू है, अब बाकी आप खुद ऑब्जर्व कर ले। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हमें बस आइडिया जितना होता है कि इस बच्चे को ये इशू है, तो ये हम्म। उतना ही होता है। तो क्या ये अनएथिकल तो नहीं होगा कि अगर हम खुद से टेस्ट कुछ इम्प्लीमेंट कर लें अपनी और ऑब्जर्वेशन के उसमें, क्योंकि पेरेंट्स से तो हमें डिस्कशन बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं है। और हिस्ट्री भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताई जाती, क्योंकि वो खुद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो खुद भी ज़्यादा हिस्ट्री उस तरह से नहीं लेती हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं है। तो उस इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इसमें आप पहले ये कर सकते हो कि पेरेंट्स से कंसेंट लेना, उनको बताना तो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास लाओ नहीं है सेंटर की, ऑफ कोर्स आपने पॉलिसीज को भी फॉलो करना है, तो आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो बच्चे के ऊपर। ये तो हम, और ये टेस्ट करना ही बच्चे ने होता है, पेरेंट्स ने नहीं करना होता है। इसकी स्कोरिंग थेरेपिस्ट करता है और सॉल्व बच्चा करता है। अब बच्चे ये टेस्ट उनके लिए होता है जो कि बच्चे वर्बल हैं। जैसे अब ऑटिस्टिक बच्चा है, वो नॉन वर्बल भी होगा, वर्बल भी होगा, लेकिन नॉन वर्बल भी होंगे। तो उनके लिए तो अगर किसी ने उनका आईक्यू वैसे ही टेस्ट करना है कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के ऊपर, या जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया वगैरह होता है, उनके लिए यूज होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स से अलाउ नहीं है, बच्चा बच्चा तो आपके पास ही होता है ना ड्यूरिंग सेशन, तो आप बच्चे को बेशक विद प्रॉम्प्ट आप सॉल्व करवा लो, फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देके बच्चे से पॉइंटिंग के थ्रू बच्चे से पूछ लें कि यहाँ पे ये क्या मैच होता है। तो वो फिर बच्चा जो सॉल्व करेगा, आपने वही यूज करना है। थेरेपिस्ट भी अप्लाई कर सकता है। ओके, थैंक यू। ओके। सिर्फ ये जो पेरेंट्स से करवाना होता है वो कार्ड्स करवाना होता है, जो ऑटिज्म के लिए होता है, एडीएचडी रेटिंग स्केल करवाना होता है, और ये पोर्टेज गाइड करवाना होता है, ये जो अभी मैं आपको करवाने लगी हूँ। बाकी जी, जो मेरी बेसिक कंसर्न यही थी कि मोस्टली बच्चे हमारे पास ऑटिज्म और एडीएचडी से रिलेटेड ही आते हैं। सिर्फ एक या हम्म, दो बच्चे anxiety के हैं या कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज के हैं, तो फिर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि अलाउ ही नहीं है, तो फिर इस तरह से थोड़ा इशू होता है। ये वाले जो टेस्ट होते हैं ना, ये क्लिनिक्स में यूज बहुत कम होते हैं। क्लिनिक्स में वो यूज करते हैं जिन्होंने केस रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, या जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं जिन्होंने केस रिपोर्ट्स अपनी कंप्लीट करनी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो क्लिनिक में एज ए थेरेपिस्ट काम कर रहा है, वो सिर्फ पोर्टेज गाइड यूज करेंगे। पोर्टेज गाइड आपने अप्लाई करनी होती है हर हर बच्चे पे। एबल्स और एफल्स की असेसमेंट होती है। अगर किसी ने खुद से आईक्यू लेवल चेक करना है बच्चे का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वरना क्लिनिक्स की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने सीपीएम या एसपीएम अप्लाई करना है। अगर कोई थेरेपिस्ट या इंटर्नी मुझसे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे इनको यूज़ करना मना नहीं होता, लेकिन क्लिनिक्स में यूज़ नहीं होते। इसके बाद पोर्टेज गाइड है। पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन, ये उन बच्चों के लिए यूज़ होता है जो कि जिनके अंदर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, या फिर ऑटिज्म के अर्ली सिम्टम्स हैं। ऑटिज्म एडीएचडी वाले बच्चों के लिए भी यूज़ करते हैं ये हम। इसमें ये होता है कि हम मदर से, ये हमने मदर से करवाना होता है सॉल्व। जिस तरह आप यहाँ पे यूजुअली परमिशन नहीं होती है, लेकिन अगर जिन क्लिनिक्स में कंपलसरी है कि आपने यूज़ करना ही है, तो उसमें तो वो अलाउ कर देते हैं कि मदर से आप इंटरेक्ट कर लें। जैसे अब मदर को बच्चा हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप ये फिल करवा सकते हैं। कोई और सीनियर थेरेपिस्ट है जो कि सपोज बिहेवियर एनालिस्ट है, या फिर जो क्लिनिक का ओनर है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो अगर आपने क्योंकि इसमें ये भी होता है कि हम मदर्स को ही टेस्ट दे देते हैं, उनको बता देते हैं कि आप ये फिल करके लाएं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो थेरेपिस्ट ने खुद ही करनी होती है। पोर्टेज गाइड डेवलप हुई थी 1960 में। पोर्टेज विस्कॉसन ने डेवलप की थी। ये अर्ली इंटरवेंशन के लिए यूज़ होती है। इसमें बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल डिलेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी डेवलपमेंटल डिले के बारे में है। होम बेस्ड टीचिंग मॉडल है, मतलब बच्चा जब इन्फेंसी में था, स्कूल स्टार्ट करने से पहले, उसको
उसके माइलस्टोन्स कितने अचीव थे, जैसे क्रॉलिंग, सिटिंग, बाइटिंग, सकिंग, और इस तरह के आई कांटेक्ट देना, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देना, हैंड जेस्चर्स यूज करना, इस तरह की सारी डोमेन वाइज क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसका पर्पस ये होता है कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को देखना है कि अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे हुई थी। इसमें हमें बच्चे की ये देखना होता है कि उसकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैसे थी जब थेरेपी के लिए नहीं आए या उसने स्कूल अभी स्टार्ट नहीं किया, तो उस वक्त उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले थे या नहीं थे। टेस्ट टारगेट ये होता है कि 0 to 6 years के बच्चों पे अप्लाई किया जा सकता है, जो कि ज़ीरो वाले तो बहुत कम ही होते हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो जो न्यू बॉर्न हो। तो ये यूजुअली जिनको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है 1 year से लेके 5 years तक या 6 years तक हम बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि हम बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखते हैं, उसके अंदर डिसेबिलिटीज हैं अगर तो वो देखते हैं फैमिली की, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फैमिलीज को असिस्ट करते हैं कि वो या मदर्स को असिस्ट करते हैं कि वो घर पे इंटरवेंशन किस तरह से दें। फिर की प्रिंसिपल्स इसके हैं कि ये पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, इसमें इसमें मदर का होना इम्पोर्टेंट है। अगर तो कोई थेरेपिस्ट ऐसा है जो कि काफ़ी टाइम से उस बच्चे को डील कर रहा है, मतलब जिस टाइम से वो बच्चा आया है क्लिनिक में तब से डील कर रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही, स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही। हाँ से नहीं हुई, मैं स्टार्ट से फिर करती हूँ। ये आपको दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, फिर से लिंक भेजती हूँ, तो फिर हम सीपीएम वाला जो है वो, सॉरी, पोर्टेज गाइड जो है हम दोबारा से स्टार्ट करते करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक्सपायर होने वाला है अभी लिंक।